डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सोचिए, भारत में वो लोग जो कल तक इजराइल के समर्थन में धरना प्रदर्शन और ट्वीट कर रहे थे, दुनिया के दूसरे हिस्सों में वो फंस रहे हैं। वहीं लेबनान के इलाके से इजरायलियों को भागना पड़ रहा है, अपना ही शहर खाली करना पड़ रहा है। जो इजराइल कह रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हूँ, वो लेबनानी से भाग रहे हैं, डर गए हैं। तो सोचिए किस तरह से इजराइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की सरकार से बात की है और कहा है कि हम आपको हर संभव मदद पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि जो अन्याय है, अत्याचार है, वो भले मजबूत हो, लेकिन पूरी दुनिया के आंखों में वो धूल नहीं झोंक सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है। सोचिए, इजराइल हमास वॉर लाइव अपडेट्स, इजराइल टू इवैक्यूएट बॉर्डर टाउन विथ लेबनान। एक भाई साहब हैं जिनका नाम है मिश्रा अमरेश, से लिखते हैं, गोदी मीडिया छोड़िए आशुतोष, रवि सन्नी टीवी, अजीत अंजुम को भी ये हिम्मत नहीं है कि बताए इजराइल को लेबनान के समीप अपना 20,000 आबादी वाला उत्तरी शहर किरियत समोन खाली करना पड़ रहा है। नीचे वीडियो में देखिए, हमास हिजबुल्लाह ने इजराइल के दांत खट्टे किए। मैंने कहा था जुमे के दिन इजराइल फिलिस्तीन वॉर में कुछ बड़ा होगा। अजीत अंजुम, आशुतोष, रवीश कुमार जैसे उदारवादियों की समस्या है कि ये फिलिस्तीनियों खासतौर पर सिविलियंस के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठा सकते हैं, पर जब फिलिस्तीन जंग में जीतते हैं वहाँ ये उदारवादी वेस्टर्न नैरेटिव के आगे सरेंडर कर देते हैं। जब तक फिलिस्तीनी रोए या विक्टिम हो तब तक वो उदारवादियों के लिए अच्छी है। वहीं फिलिस्तीनी जब बंदूक उठाकर दुश्मनों को हराने लगे तो वो आतंकवादी हो जाते हैं। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है। वहीं फिलिस्तीनी, तो सोचिए किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो साफ है कि इजराइल अब बेनकाब होता जा रहा है और पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। ये अलग बात है कि अमेरिका और इंग्लैंड इजराइल के साथ है, लेकिन पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री एकजुट हो रहा है। सोचिए, लेबनान के बगल के 20,000 इजरायलियों को कल मुझे एक साथी बता रहे थे कि दुनिया भर से लोग आते हैं इजराइल में बसने के लिए, जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन लगभग 20 लाख के करीब लोग जो हैं जो नए आए हैं। 70 लाख के करीब आबादी है जिसमें 20,000 लोग नए आए थे। उन्होंने लगभग देश में बसने का फैसला जो है वो छोड़ दिया है। तो इजराइल लगातार चारों तरफ से घिरता जा रहा है। लेबनान, सीरिया, रसिया ने एक बड़ी मदद की खेप पहुंचाई है। सोचिए, रसिया ने मदद की खेप पहुंचाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद फिलिस्तीनियों से बात की है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सोचिए किस तरह से इजराइल के लोग, जिस तरह से पहले बमबारी हुई, अस्पताल में लोग मारे गए और धीरे धीरे नेतन्याहू जो है वो फंसते जा रहे हैं। सबको अब लगने लगा है, तेल अवीव में जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सबको पता चल रहा है कि कहीं नेतन्याहू पॉलिटिकल कमज़ोर हो रहे थे अपने ही देश में और उन्होंने देश को वॉर जोन में धकेल दिया है। लेकिन धीरे धीरे सोचिए, मिस्र जो है, मिस्र थोड़ा सा अभी, मिस्र कह रहा है कि हम युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मिस्र हो या लेबनान हो, सीरिया हो, आपको बता दें कि ये तमाम जो देश हैं, तुर्की हो, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और सवाल यही है कि जो 20 लाख फिलिस्तीनी लोग हैं उनके सामने खड़े हो रहे हैं। हमास को लेकर कहा जा रहा है कि हमास को अभी तक यूनाइटेड नेशंस या भारत सरकार के जो होम मिनिस्ट्री की साइट है उस पर उसको टेरर ग्रुप नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमास ने हमला किया था। ये बात सच है कि हमास ने हमला किया था। उसके बाद इजराइल को मौका मिला जवाबी कार्रवाई का, लेकिन जवाबी कार्रवाई में हमास के बदले फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई होने लगी और उसके बाद पूरी दुनिया में ये इजराइल के प्रति गुस्सा पनपने लगा है। लेकिन सबसे जो खास है, मुस्लिम समाज की एकजुटता है। रिलीजियस टेम्परामेंट की वजह से दुनिया के किसी भी देश के जो मुसलमान हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं। और ख़ासकर जो मुस्लिम कंट्री है, सोचिए पूरा मिडिल ईस्ट में लगातार बातचीत हो रही है। जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, तुर्की हो, मिस्र हो, ये सारी कंट्री जो है वो एक हो रही है और इसीलिए इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एशिया के लिहाज से मैं कहूँ तो इजराइल के साथ खड़ा होना डिप्लोमेटिक रूप से बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो इन वक्त पर अपने दोस्तों को धोखा देता रहा है। भारत के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, भारत के साथ रूस खड़ा हुआ था।
चाइना युद्ध के समय भी भारत के साथ रूस खड़ा हुआ था। मिडिल ईस्ट से भारत के अच्छे संबंध थे, बिजनेस बड़ा है, बहुत सारे भारतीय जो हैं वो मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं, खासकर जो मुस्लिम्स कंट्री हैं। अब जाकर भारत के लोग जो गैर सवर्ण लोग हैं वो यूरोप जाने लगे हैं, जबकि बहुत कम जाते थे। और खासकर जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा भारत के SC ST OBC और मजदूर वर्ग के लोग नौकरी करते हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, क्योंकि वो यूरोप नहीं जा पाते हैं। यूरोप में जाने के लिए बहुत सारी प्रतिबद्धताएं हैं इस वजह से। तो सोचिए किस तरह से मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशनशिप करना भारत का ख़राब होना अच्छी बात नहीं है। और इसका आपको वो भी मिला था, एक BJP की महिला नेता थी जिन्होंने एक रिलीजियस बयान दिया था, उसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट में बवंडर खड़ा हो गया था। और उसके बाद BJP ने उनको फ्रिंज एलिमेंट कह के पार्टी से दरकिनार कर दिया था, और उसी के बाद जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल ठीक है। उनको पता है हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। टेक्नोलॉजी के मामले में एक बात तो तय है कि इजराइल जो है वो भारत के साथ है, भारत भी इजराइल के साथ है टेक्नोलॉजिकली। लेकिन भारत सरकार ने जो डिप्लोमेसी अपनाई है वो बहुत हद तक सही है, और फ़िलिस्तीन के साथ भी वो दिख रहा है, इजराइल के साथ भी वो खड़ा है। तो उसके रास्ते जो हैं वो बीच के हैं, और इस रास्ते पर ही आपको चलना होगा, क्योंकि भारत एशिया सब कॉन्टिनेंट में, मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआती जो हमारे अच्छे ट्रेड हैं, जो बिज़नेस हैं, ईरान से, मिडिल ईस्ट से, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। चाइना हमारा मुख्य काउंटर पार्ट है किसी भी तरह, चाहे वो सैन्य तरीका हो, चाहे बिजनेस का मॉडल हो। रसिया जरूर भारत से दूर होता जा रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि रूस और चीन को एक बड़ा मौका मिल गया है कि मुस्लिम कंट्री में वो अपना हस्तक्षेप बढ़ाएं, क्योंकि अब तक मिडिल ईस्ट और ईरान ये सारे देश जो हैं वो चाइना पर उतना भरोसा नहीं करते थे, रूस पर भी वो उतना भरोसा नहीं करते थे। रूस और चाइना के मुकाबले भारत पर इन कंट्रियों का ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की स्थिति बहुत ज़्यादा है। भारत में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा करीब करीब बराबर बराबर का मसला है, और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। तो मुस्लिम कंट्री के साथ 57 लगभग देश हैं, उनके साथ भारत के अच्छे संबंध थे। और इजराइल वॉर में जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी लगातार एकजुट हुआ है, पूरी दुनिया में ग्लोबली एकजुट हुआ है, तो सोचिए 20 लाख की आबादी वाला फ़िलिस्तीन और इजराइल जो अपने आप को सबसे बड़ा तिस्मार खा कह रहा था, अब वो लेबनान से लगे हुए शहरों को छोड़ रहा है। सीरिया ऑलरेडी उसके खिलाफ है। मिस्र के जो प्रमुख हैं उन्होंने थोड़ा गोल मोल वाली बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि युद्ध में जाना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत नुकसान होगा, लेकिन इजराइल का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि ईरान तो पूरी तरह से युद्ध करने के लिए आमादा है, वो तो तैयार बैठा है, लेबनान तैयार बैठा है, अफ़गानिस्तान कह रहा है कि हम साथ देंगे। तो चारों तरफ से इजराइल जो है वो घिर गए हैं। वहीं खुद इंग्लैंड में, अमेरिका में और खुद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा विरोध हो रहा है। व्हाइट हाउस में विरोध हुआ है, अमेरिका में विरोध हो रहा है, पूरे आपको बता दें कि जो स्पेन में विरोध हो रहा है, मैड्रिड में, तमाम दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ, इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज ग्लोबली इस मुद्दे पर एकजुट हुआ है, और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो तय है कि भले फ़िलिस्तीन जो हो वो इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता हो, मतलब हथियार के तौर पे, सामरिक तौर पे, लेकिन जो मुस्लिम एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये अलग बात है कि वो हवाई हमले में न टिक पाए, लेकिन जब गुरिल्ला युद्ध होगा, सोचिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका काबू नहीं कर पाया, उनको वापस जाना पड़ा। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है। रूस नहीं टिक पाया था अफ़गानिस्तान में, सीरिया में लगातार। तो समझिए कि अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए गुरिल्ला युद्ध, जो ज़मीन पर वाला जो युद्ध है, वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप ज़मीन पर रौंद देंगे, क्योंकि उनके साथ भी जो पूरा जो इजराइल का जो पूरा जो चारों तरफ से जो इजराइल है वो उन देशों से घिरा हुआ है जो फिलहाल फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो आपको बता दें कि सीरिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो, ये सारे देश घिरा हुआ जो इजराइल है। तो इसलिए इजराइल का देर सवेर पक्ष कमज़ोर हो रहा है, और इजरायली लोगों को लग रहा है कि नेतन्याहू के वॉर पॉलिटिक्स ने उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि 20,000 के करीब जो बाहर से लोग आए थे उसमें लगभग लोग चले गए हैं, एक शहर को खाली करना पड़ा है। और रूस ने गाजा में को मदद भेजी है। मीडिया लगातार एक खबर दिखा रहा है कि रूस ने गाजा पट्टी में नागरिकों के लिए 27 टन सहायता भेजी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि मुख्य रूप से आटा, चीनी, चावल,
पास्ता जैसी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि लगभग 10 लाख लोग गाजा में एयर स्ट्राइक की वजह से प्रभावित हैं और इस बीच रूस के ये मदद काफ़ी नहीं, कुछ सहारा जरूर मिलेगा। तो सोचिए, वहीं एक भारतीय मूल के शख्स को नौकरी गंवानी पड़ी है। इजराइल के रॉयल बहरीन हॉस्पिटल में मुलाजमत करने वाला चरमपंथी डॉक्टर सुनील राव बहरीन में बैठकर इजरायली आतंकवाद का समर्थन कर रहा था। फिर क्या था, रॉयल बहरीन हॉस्पिटल ने सुनील राव से कहा इंडिया जाओ और वहाँ जाकर इजरायली आतंक का समर्थन करो। अब सुनील राव माफ़ी मांग रहे हैं। तो सोचिए, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे, इसके बाद इनकी नौकरी चली गई है। तो एक बात तो तय है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजराइल को लेकर जो मसला है उसमें भारत की तरफ से, ये भारत के जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी बहुत किरकिरी हो रही है। खासकर जिस तरह से उन्होंने होटलों में वीडियो बनाए और इजराइल में रह के वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक भी भारत का पत्रकार जो है वो ग्राउंड जीरो पर नहीं गया है। जो वॉर जोन एरिया है, जहां बम बरसाए जा रहे हैं, ये सब लोग सेफ जोन में इजराइल में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सायरन बजता है इजराइल में रॉकेट हमले की आशंका से, उसको ये लोग कवर करते हैं। तो इसका मतलब है कि पत्रकारिता के लिहाज से भी भारत के जो पत्रकार हैं वो बहुत विश्वसनीय नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। रूबिका लियाकत की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है और अब तक सारे पत्रकार जो हैं उसमें से कोई भी गाज़ा नहीं गया है। माफ़ कीजिएगा, मैं बगदाद कह रहा था, गाज़ा नहीं गया है। वो सब के सब इजराइल, तेल अवीव में रहकर, होटलों में रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इनकी बहुत जानकारी पुख्ता नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, अल जजीरा देखिए, CNN देखिए, BBC देखिए, इनके रिपोर्टर जो हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और ये बात लगभग साफ हो गया है कि जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ था उसके बाद इजराइल के पक्ष में, इजराइल के खिलाफ और गुस्सा लोगों का भड़का है। वहीं दिल्ली में भी आज जामा मस्जिद में देखिए लोगों ने इजराइल के मुद्दे पर जुमे की नमाज के बाद उनके लिए प्रार्थनाएं की है। तो एक बात तो तय है कि इजराइल के मुद्दे और इजराइल और फ़िलिस्तीन के मामले में देखिए तो फ़िलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा हो गया है और ये इजराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में मुस्लिम कंट्री भी ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या भी है। और भारत के लिहाज से अगर आप बात करें तो भारत की जो विदेश नीति है वो अब तक लगभग ठीक ठाक रही है, क्योंकि भारत इजराइल के चक्कर में अपना पूरा ट्रेड नहीं बर्बाद कर सकता है, क्योंकि भारत के लोग बहुत सारे मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं, व्यापार है, यहाँ से बहुत चावल का निर्यात होता है। आपको बता दें खाने पीने का निर्यात होता है। उसके बाद बता दें आपको कि बीफ का निर्यात भारत करता है पूरे मिडिल ईस्ट में। तो ये तमाम चीज़ें बड़ा बिजनेस है, कारोबार है। अगर भारत इस समय मिडिल ईस्ट से पीछे हटता है या फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं होता है तो वो सारा कारोबार चाइना और रूस कब्जा कर लेगा, क्योंकि रूस खुलकर फ़िलिस्तीन के साथ है और रूस जहां है वहां चाइना भी है, ये बात साफ है। तो हाल के दिनों में ईरान में भी चाइना का घुसपैठ बढ़ा। एक लंबा समय रहा है जब पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री और मिडिल ईस्ट के साथ भारत के रिश्ते सबसे ज़्यादा अच्छे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत में रहते हैं दुनिया के और किसी देश के मुकाबले। तो इस लिहाज से भारत के जो रिलेशनशिप है मुस्लिम कंट्री के साथ वो बहुत अच्छे रहे हैं, ट्रेड बहुत अच्छा रहा है, व्यापार बहुत अच्छा रहा है और ख़ासकर जो गरीब तबका के भारत के लोग हैं वो इन देशों में काम भी करते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में चाइना की कोशिश है कि इन कंट्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, क्योंकि चाइना इंग्लैंड से, अमेरिका से उसका पट नहीं रहा है। तो उसकी कोशिश थी कि एशिया में ही जो मुस्लिम कंट्री है उनके साथ उनका व्यापार, ट्रेड बढ़ाया जाए। तो भारत की फ़िलहाल विदेश नीति बहुत संतुलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ़िलिस्तीनी प्रमुख से बात भी की है, लेकिन जो भक्त हैं वो फ़िलहाल इसको समझने के लिए तैयार नहीं है और जो मिडिल ईस्ट में है वो अपनी नौकरी भी गंवा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार का जो स्टैंड होता है, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो विदेश नीति है, उसको आपको अध्ययन करना चाहिए, समझना बुझना चाहिए। और ये पूरा का पूरा दुनिया का जो खेल है वो ट्रेड एंड मार्केटिंग का है। दरअसल इंग्लैंड और अमेरिका एक्सपोज हो गए हैं इजराइल के इस साथ देकर, क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद ही इंग्लैंड सबसे ज़्यादा नुकसान इस युद्ध में अगर किसी को होगा, फ़िलिस्तीन की तो जान गंवा ही रहे हैं, इंग्लैंड और अमेरिका, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जो कि उनसे जहाज़ खरीदता था, हथियार खरीदता था, वो शायद अब न खरीदे। कोई भी मुस्लिम राष्ट्र शायद अब इंग्लैंड से या अमेरिका से कोई सौदा न करे। अब वो पूरा का पूरा उनका झुकाव जो है वो रूस और चाइना की तरफ होगा। ऐसे में भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बना रहा है, क्योंकि उसके पड़ोसी राज्यों से, देशों से भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। खासकर आपको बता दें कि जापान से उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, वियतनाम से उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, कंबोडिया से उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं।
वही नई खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो बड़ा सप्लायर है रूस के साथ। वो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है, तो नॉर्थ कोरिया ज़्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है रूस को। इसका मतलब है कि एक नया ध्रुवीकरण हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत को मुस्लिम कंट्रियों के साथ बना रहना चाहिए, नहीं तो चीन को मौका मिल जाएगा ट्रेड में फैलाने का। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी के समर्थक है वो इस लिहाज से सोचते हैं। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी हालात से सोचते हैं और उनको लगता है कि मुसलमान जो है वो सूट नहीं करता है उनको, जबकि सच्चाई है कि भारत के ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, मिडिल ईस्ट के लिहाज से, एशिया के लिहाज से मुस्लिम कंट्री सबसे बेहतर और मुफीद है। और ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत के गरीब लोग इन देशों में रोज़गार भी पाते हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी है, निर्यात भी है। आयात नहीं है, निर्यात है। चाइना से हम आयात करते हैं, अमेरिका इंग्लैंड से हम आयात करते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में हमारा निर्यात है। ये वक्त भक्तों को समझना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।